क्या आपको पता है कि पावर स्टेशंस में जो विद्युत उत्पन्न होता है वो कितने वोल्ट का होता है? लगभग 7,200 वोल्ट से लेकर 24,900 वोल्ट तक। इतनी अधिक मात्रा में उत्पन्न वोल्टेज सीधे हमारे घरों तक नहीं पहुंचाई जाती। हमारे घरों या दफ्तरों में जो प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण हैं वो 5 वोल्टेज, 10 वोल्टेज, 15 वोल्टेज, 120 वोल्ट या 240 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होते। तो 7,200 वोल्टेज से 24,900 वोल्टेज तक उत्पन्न होने वाले वोल्टेज को हमारे घरों में पहुंचाने से पहले इन्हें सब स्टेशन भेजा जाता है, जहां इस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और तब हमारे घरों में इसे सुरक्षित प्रेषित किया जाता है ताकि हम इसका विभिन्न उपकरणों में अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक विशेष उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि उस उपकरण का क्या नाम है? चलिए ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखकर बताइए तो ये कौन सा उपकरण है? बहुत अच्छा, आपने ठीक पहचाना, यह ट्रांसफॉर्मर है। बच्चों, आज हम इसी विशिष्ट उपकरण यानी ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत और कार्यप्रणाली को देखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक डिवाइस है जो लो वोल्टेज के एसी को हाई वोल्टेज के एसी में और उल्टा हाई वोल्टेज के एसी को लो वोल्टेज के एसी में परिवर्तित करता है। इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों ही इलेक्ट्रिक फॉर्म में होते हैं। ट्रांसफॉर्मर दो तरीक़ों से काम करते हैं, इसलिए ये दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जो ट्रांसफॉर्मर लो वोल्टेज के एसी को हाई वोल्टेज के एसी में परिवर्तित करते हैं उसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज के एसी को लो वोल्टेज के एसी में परिवर्तित करते हैं उसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। याद रखिए, स्टेप अप यानी लो से हाई और स्टेप डाउन यानी हाई से लो। ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग को समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी चालक तार को हमने एक बैटरी के घन और ऋण सिरे से जोड़ दिया है। तब इस चालक में विद्युत धारा I1 जो है वो घन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होगी, जिससे चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होगा। अब यदि किसी दूसरे चालक को हम पहले चालक के चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो हम पाएंगे कि दूसरे चालक में प्रेरण के द्वारा एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिससे उसमें से विद्युत धारा I2 प्रवाहित होगी, जिसका प्रमाण हम दूसरे चालक के साथ लगे गैल्वेनोमीटर के नीडल में डिफ्लेक्शन के कारण महसूस कर सकते हैं। लेकिन कुछ देर बाद गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है वो अधिकतम से शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों चालक स्थिर हैं, अपनी अपनी जगह पर स्थिर हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना जो है वो बंद हो जाएगा। अब हम यदि प्रथम चालक से बैटरी को हटा दें तो विद्युत धारा का प्रवाह बंद होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स का मान जो है वो अधिकतम से शून्य होने को होगा। तब भी हमें द्वितीय चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल दिखाई देगा, परंतु अब जो गैल्वेनोमीटर का नीडल है वो उल्टी दिशा में डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और इसी को हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और बच्चों, हम जो आज ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं वो इसी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर में बच्चों एसी करंट का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि हम एसी करंट अप्लाई करेंगे इसमें तो हम जानते हैं कि एसी करंट जो है वो लगातार अपनी दिशा बदलते रहता है और उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी जो है वो लगातार बदलती रहेगी,
और दूसरे चालक में भी प्रेरित विद्युत धारा जो उत्पन्न होगी वो लगातार उत्पन्न होगी। इसकी कार्यविधि जो है वो दोनों चालकों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से संभव है, यानी इसमें से यदि किसी एक चालक का भी अभाव रहे या ना रहे तो कार्यप्रणाली में बाधा आती है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग को हम दो तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं। पहला, दोनों तरफ चालक की जगह यदि हम कॉइल्स का प्रयोग करें तो कपलिंग में वृद्धि होती है। और दूसरा है कि दोनों कॉइल्स के बीच में हम मैग्नेटिक कोर रख दें, जिससे चुंबकीय फ्लक्स को लो रिलक्टेंस मार्ग मिलेगा, जिससे चुंबकीय क्षेत्र आसानी से निर्मित हो पाएगा। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग को बढ़ा सकते हैं। बच्चों देखिए, बाएं कॉइल में तांबे के तारों के फेरों की संख्या कम है, जिसे हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और दाएं तरफ के कॉइल में फेरों की संख्या अधिक है, उसे हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इनपुट वोल्टेज कम होगा और आउटपुट वोल्टेज अधिक होगा। और ठीक इसका उल्टा, इसमें बाएं कॉइल में फेरों की संख्या अधिक है और दाएं कॉइल में फेरों की संख्या कम है, तो इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे, क्योंकि ये इनपुट में हाई वोल्टेज लेगा और आउटपुट वोल्टेज में हमें लो वोल्टेज प्रदान करेगा। वास्तविक ट्रांसफार्मर में जिस कोर का प्रयोग होता है वह ठोस नहीं होता। ये बहुत सारी धातु की शीट से मिलकर बनती है, जिसे लैमिनेटेड कोर कहा जाता है। भंवर धाराओं के मान को कम करने के लिए ही इसे लैमिनेटेड किया जाता है। जब कोर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो एक प्रकार की प्रवाहित धारा जो है वो कोर के अंदर बहती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊर्जा का व्यय होता है, जिससे ट्रांसफार्मर की कार्य क्षमता भी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और इसी ऊर्जा के अपव्यय से बचने के लिए भी कोर को लैमिनेटेड किया जाता है। यह लैमिनेशन जो है वो हाईली परमिएबल मटेरियल की बनी होती है, जैसे कि सिलिकॉन स्टील। अभी तक जो हमने ट्रांसफार्मर की बनावट देखी है उसमें मैग्नेटिक कपलिंग अभी भी कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दूर होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बहुत अच्छा निर्मित नहीं हो पा रहा है। तो इससे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की कार्य क्षमता भी धीरे धीरे घटने लगती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो है वो कोर की बनावट कुछ इस प्रकार होती है आजकल के कोरों में। इसमें सेंट्रल रिम के ऊपर दोनों ही वाइंडिंग को एक के बाद एक बांधा जाता है, जिससे कॉइल्स के बीच मैग्नेटिक कपलिंग जो है वो बढ़ जाती है और ट्रांसफार्मर की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। तो देखा बच्चों आपने ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली को। आशा है आपको ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का बेसिक आइडिया जो है वो हो गया होगा। आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए और इसकी कार्यप्रणाली को अच्छी तरीके से समझिए। धन्यवाद।